तो स्वागत है बच्चों धारा विद्युत के एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। फिर प्रतिरोध पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बाद हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। और प्रतिरोधों के संयोजन पे तो बहुत से न्यूमेरिकल हैं, तो वो तो बहुत से नए लेक्चर होंगे, उसमें होंगे। परंतु ये आप पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि प्रतिरोध ताप से प्रभावित होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो धारा विद्युत नाम का चैप्टर है, इसमें हम धात्विक चालकों की बात ज़्यादा करेंगे। हमें यहाँ अर्धचालक या कुचालकों की ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो जब ताप बढ़ाया जाता है तो धात्विक चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने जो प्रतिरोध का फार्मूला निकाला था, mL/NE²A ये प्रतिरोध का फार्मूला जो हमने निकाला था। अब यहां पे आप देखो ताप से क्या क्या परिवर्तित होते हैं। ताप से केवल ये और ये क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर क्या है, n बराबर है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है n। और टाउ क्या है, टाउ है श्रांति काल, जिसे विश्रांति काल भी बोलते हैं। तो श्रांति काल मतलब पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। जैसा आप पहले से जानते हैं कि ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टक्कर करते हुए चल रहा था, तो ये जो टाइम था ये टाउ था। जब गति बढ़ेगी तो टाउ कम हो जाएगा। और देखो ना, इसमें R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ कम हो जाएगा तो R बढ़ जाएगा। यार ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो इसकी ये गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो ये टाउ कम हो जाएगा। टक्करें ज्यादा होंगी, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। यार भीड़ में बहुत तेजी से दौड़ो, बहुत टकराओगे, लगेगी, चोट लगेगी, गिरोगे, फिर भागोगे। तो ये समझो कि ये टाउ कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ताप का पहला प्रभाव। अच्छा, ये भी तो ताप से प्रभावित होते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। नीचे वाले सब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऊपर वाले सब समानुपाती होते हैं। n प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जैसा कि आप हमेशा से जानते हो, यस हमेशा से जानते हो कि यदि ताप बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। यार पर एक बात बताओ, जिसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसका ताप बढ़ाओगे तो और कितनी संख्या बढ़ेगी। भाई आप भरपेट खाना खा चुके हैं, भरपेट खा चुके हैं, आपको और खाना दिया जाएगा तो क्या खाओगे, नहीं ना। तो जो हम धात्विक चालकों की बात कर रहे हैं, धात्विक चालकों की बात होगी यहाँ पे। तो यदि उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसके पास तो पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत से हैं, थोड़ी बहुत नॉमिनल, नेग्लेक्टेड, हम इसे नगण्य मान सकते हैं। तो इस पे कोई ज्यादा प्रभाव धातु में तो नहीं पड़ेगा, और इस पे प्रभाव पड़ेगा अर्धचालकों में। वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना, तो अर्धचालकों में यदि ताप बढ़ाएंगे तो n बढ़ जाएगा, और n बढ़ जाएगा तो R कम हो जाएगा। तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध कम होता है। यार पता है, पहले से हम बात कर चुके, परंतु इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जब ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध परिवर्तित होता है। अब यहां पे एक शब्द की बात हम कर लें। ये जो गुणांक है ना, गुणांक, कॉफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं, कॉफिशिएंट। ये जो गुणांक है ना, ये क्या है, पहले हम जरा ये समझ लें। और गुणांक समझ लेंगे तो प्रतिरोध ताप गुणांक तो हमें बहुत अच्छे से वैसे ही समझ में आ जाएगा। गुणांक यहाँ पे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक है, परंतु हम केवल गुणांक की बात कर रहे हैं। यार इसके लिए हम थोड़ी सी 11 की बात कर लें, है ना, कर लेते हैं, थोड़ी सी 11 की बात कर लेते हैं। परंतु गुणांक का मतलब क्या है, ताप से परिवर्तित होने की वाली चीजों की बात करते हैं, भौतिक राशियों की बात करते हैं जो ताप से परिवर्तित होते हैं। यहां पे हम केवल ताप की बात कर रहे हैं ना, गुणांक दूसरी चीजों में भी होता है। तो गुणांक को हम, गुणांक का सूत्र लिखते हैं।
कोई भी भौतिक राशि हो, एनी काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी प्रकार की भौतिक राशि हो, तो इसमें परिवर्तन, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है वो बटे उसका प्रारंभिक मान गुणा ताप में परिवर्तन। हम ताप की बात कर रहे हैं ना बच्चों, इसलिए हमने ताप की लिखी। ये इनिशियल अमाउंट है, उसका ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर परिवर्तन है, ये गुणांक का मतलब होता है। तीन बातें 11वीं की 11th क्लास की, तीन बातें। और चौथी बात हमारी, तो सबसे पहले आपने देखा कि किसी लंबाई वाले कोई धात्विक तार है, उसका ताप बढ़ाया जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। यार ताप बढ़ाएंगे, उसके पास केबल लंबाई है, वायर की बात कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी लंबाई में वृद्धि गुणांक, रेखिक वृद्धि गुणांक। उसे पता अल्फा से बात कर रहे हैं, केवल किसकी बात हो रही है, ये लंबाई की। तो यहां पे लिखेंगे लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल मान लेते हैं लंबाई में परिवर्तन। प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल इंटू डेल टी, ये क्या है, ये है लंबाई में परिवर्तन। यार ये मत सोचना कि सर 11 का पढ़ाने लगे, समझ लो बच्चे, बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अल्फा लंबाई रेखिक प्रसार गुणांक बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक प्रसार गुणांक अल्फा। केवल लंबाई थी उसके पास, यदि उसके पास क्षेत्रफल होता तो दूसरी चीज हम पढ़ते क्या, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। बच्चों इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा। तो अपन एक काम कर लेना यार, एल की जगह डेल एल लिख देना, लंबाई में परिवर्तन, ये आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, है ना। ऐसे ही क्षेत्रीय प्रसार में क्षेत्रफल में परिवर्तन, प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू डेल टी, सिंपल सी बात है। आयतन प्रसार गुणांक, यार सर बाहर की चीज पढ़ा रहे हो आप, आयतन प्रसार गुणांक, अब अंदर की बात भी करेंगे ना बच्चे। आयतन प्रसार गुणांक, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में परिवर्तन। और अब वो आपका प्यारा सा प्रतिरोध ताप गुणांक, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चे, यहां पे प्रतिरोध ताप गुणांक, इसे भी अल्फा से ही प्रदर्शित करते हैं। आप बोलोगे सर हेडिंग ये डालिए, आप यहां बता रहे हेडिंग डालिए, तो वहां डिटेल करेंगे ना, अभी इंतजार करिए, समझिए। तो क्या करना है, परिवर्तन, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन हम डेल आर मान लेते, रेजिस्टेंस आर, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिरोध में परिवर्तन डेल आर मान लिया, प्रारंभिक प्रतिरोध हमने आर मान लिया, और ताप में परिवर्तन डेल टी मान लिया। तो हमारे प्यारे बच्चे सब समझ गए हैं कि ये है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का फार्मूला। ओके ओके, ये जो बाहर की चीज पड़ी थी, बाहर की तो नहीं थी यार, आपके फिजिक्स की थी। तो गुणांक का मतलब परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान गुणा ताप में वृद्धि। चलो 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 चलो, अपन इधर की बात करते हैं। तो ताप में परिवर्तन यानी कि प्रतिरोध में भी परिवर्तन। यार जब कोई चीज कैलकुलेट करते तो छोटी चीज के लिए करते हैं ना, पूरा बड़ा तो नहीं करते अपन। डी आर डी टी मान लें प्रारंभिक किसी चालक का, यार पूरी शुरू से लिखो सर, किसी चालक का प्रारंभिक, पूरा लिख देते हैं इस बार तो, प्रारंभिक प्रतिरोध रोध, ये ऐसा है प्रारंभिक प्रतिरोध आर नॉट, तथा चलो प्रारंभिक प्रतिरोध आर नॉट है, यदि उसका ताप, यस उसका ताप dt, टी नहीं लिखा हमने, dt मतलब सूक्ष्म, dt मतलब
सूक्ष्म सूक्ष्म छोटा सा dt बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि, यस होगी ना, प्रतिरोध में वृद्धि क्यों नहीं होगी, उसके प्रतिरोध में वृद्धि dr है, dt ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध में वृद्धि dr तो होगी ही, ओके dr है। अच्छा जितना ताप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा प्रतिरोध में वृद्धि होगी, है ना, समझ में आ रही है ना ये बात। तो हम लिख सकते हैं dr समानुपाती है dt के, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। प्रतिरोध में वृद्धि ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। यार एक और बात, ये जो प्रतिरोध में वृद्धि है ना, ये प्रारंभिक प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है। कैसे 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 सर, कैसे बोल रहे हो आप? देखो प्रारंभिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसका वैसे ही बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, थोड़ा सा ताप बढ़ाएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो समझ लो कि प्रारंभिक प्रतिरोध पर भी ये प्रतिरोध की वृद्धि निर्भर करती है। मतलब हम लिख सकते हैं dr समानुपाती है प्रारंभिक प्रतिरोध के, ये ज्यादा होगा तो ये वृद्धि भी ज्यादा होगी। मनन करिए, चिंतन करिए। पहले से ही उसके पास भोजा, वो बहुत ही गुस्से वाला है यार, तो थोड़ा सा और चिढ़ा दो तो और भयंकर गुस्सा आ जाएगी उससे, है ना। हाँ प्रतिरोध पहले से ही ज्यादा है तो उसमें ताप बढ़ाओगे तो तेजी से, ये दो चीजों पे निर्भर करती है। ये दो हमारे पास फार्मूला लिखा है, हमने पहले ही लिख लिया, थ्योरेटिकली समझ लिया था हमने ये। चलो देखते हैं इससे क्या आ रहा है। तो 1 और 2 उपयोग कर लो यार, 1 व 2 से हमने 1 और 2 उपयोग करे तो हमें क्या मिल गया, dr समानुपाती है r0 dt के। यार समानुपाती है तो बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए एक नियतांक का गुणा होगा, तो कर दो यार। तो dr बराबर हो जाएगा अल्फा r0 इंटू dt। अल्फा यहां पे है नियतांक और सब जानते हैं इसे बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी की तो बात करनी थी यार, पर ये तो छोटी सी चीज के लिए हुआ है, अब हमें पूरे की तो बात करना पड़ेगा। तो फिर अपन समाकलन कर देते हैं। समाकलन निकालता है ना, छोटी चीज को बड़ा करके निकाल देता है ना समाकलन। यस समाकलन कर दें तो हम r के बारे में समझेंगे। तो हम क्या कर दें, अब ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो और हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 का समाकलन करने पर, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर लिख दो, पर भी लिख दिया हमने, पर मतलब वो वाला पर नहीं है, दूसरा पर है। तो फिर हम बात करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा dr और बराबर हो जाएगा अल्फा r0 dt। ये तो अनिश्चित समाकलन हुआ यार, इसे निश्चित में बदलें, और जब निश्चित समाकलन में बदलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदलेंगे तो लिमिट लगाएंगे। हर काम लिमिट में होना चाहिए। यस तो लिमिट क्या, r कहां से शुरू हो रहा है, प्रारंभिक कितना था r0, लो r0 शुरू हो गया, ताप बढ़ा दिया हमने t, तो फिर कितना हो गया वो RT हो गया, लग गई लिमिट, रेजिस्टेंस को लिमिट में ले आए हम। टेम्परेचर की बात करें प्रारंभिक से अंतिम, तो हम प्रारंभिक को मान लेते हैं T1 और T2 को मान लेते हैं अंतिम। ये कैसा हो गया प्रारंभिक ताप और ये कैसा हो गया अंतिम ताप, जितना हमने बढ़ा दिया ना यार उतना, दोनों को लिमिट में बांध दिया है बच्चों। चलिए आगे की बात करते हैं। dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो r, और अपर लिमिट मतलब RT और लोअर लिमिट मतलब R0। ओके यहाँ पे अल्फा R0 वापस आ जाएंगे। यार एक बात बताना, तो हम तुम्हें भूल ही गए कि बारातियों का ओहो बच्चों का स्वागत ये बताकर किया जाए कि जिसके सापेक्ष समाकलन होता है लिमिट उसकी ही लगती है। t के सापेक्ष हो रहा था तो t की लिमिट, r के सापेक्ष हो रहा है तो r की लिमिट
समझ गए ना आप? देर से परंतु दुरुस्त हो, और हमें पता है, आपको पहले से पता था यार। तो यहाँ पे dt का करेंगे तो क्या हो जाएगा t, और हमारी ये लिमिट t1 से t2 तो लगी हुई है, तो लगा दी है हमने। ओके बच्चों, चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखिए, आर टी माइनस आर नाट बराबर अल्फा आर नाट है, और ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, ठीक है। अपन दो दिशाएं करेंगे यहाँ पे, यहां से दो दिशाओं में चलेंगे। चलो हम एक दिशा में यहां चल रहे हैं, पहले इधर चल रहे हैं, हाँ उल्टा काम करेंगे अपन। पहले यहां चल रहे हैं तो क्या करें, यहां से बढ़ रहे हैं ऊपर, दूसरे कलर से लगा दें, कंफ्यूज मत होना, अपन लाल कलर से भी लगा देते हैं कि हम पहले यहां से बढ़ रहे हैं यहां पे। हमारे पास दो दिशाएं हैं ना, तो अपन तो दोनों में ही चलने वाले हैं। तो पता है क्या हो जाएगा, आर नाट को सामने पहुंचा दो, तो आर टी बराबर आर नाट। ये टी ताप पर प्रतिरोध है, ये प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक प्रतिरोध है, जीरो ही मान लो ताप। तो और आर नाट सामने चला गया, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा आर नाट, और T2 माइनस T1 को डेल टी तो हम बोल ही दे रहे हैं यार, यस बोल दिया। तो आर टी बराबर हमारे पास आ गया, आर नाट को हमने कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस अल्फा डेल टी। बच्चों बच्चों बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखना है ना। आप बोलोगे सर जो आपने पहले करवाया था ना वो तो अलग है। अरे वो अल्फा निकाला ना, निकाल रहे ना, आर टी माइनस आर नाट बराबर क्या होगा, डेल आर नहीं होगा क्या? परिवर्तन तो है, परिवर्तन को अपन डेल आर लिख सकते हैं कि नहीं, इसे अपन डेल आर लिख देते हैं, बराबर अल्फा आर नाट, और T2 माइनस T1 को अपन डेल टी लिख सकते हैं। तो देख लो ना बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल आर अपान आर नाट अल्फा टी। हा हा हा, ही हु, ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, बस प्रारंभिक को यहाँ आर लिखा था तो हमने आर नाट माना है। क्या बात है, ये प्रतिरोध ताप गुणांक तो ऐसे ही आ गया। तो हमने क्या बोला था, गुणांक का मतलब ये होता परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान गुणा ताप में परिवर्तन, ताप की बात होती है। ये गुणांक बहुत सी जगह आते हैं, फिजिक्स में आते ही रहते हैं। पता है इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस रेज इन टेम्परेचर। मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक की यदि हमें परिभाषा देनी है तो हम इससे परिभाषा देंगे। ये मिटा दें, दो दो बार क्यों लिखें। अब हम यहाँ पे प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा दे रहे हैं। परिभाषा, यस परिभाषा, ये राह है, ऐसे ही लिखते हैं। प्रतिरोध में परिवर्तन प्रति एकांक प्रतिरोध और प्रति डिग्री सेल्सियस रेज इन टेम्परेचर। तो हम लिखेंगे प्रति एकांक प्रतिरोध तथा प्रति डिग्री लिख दो यार, प्रति डिग्री ताप में वृद्धि के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन क्या बोला जाता है, वो कह लेते हैं, उसे कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अरे कहलाता है। ये डेल आर अल्फा के बराबर है, ये आर नाट लिखा तो प्रति एकांक प्रतिरोध, डेल टी लिखा तो प्रति डिग्री ताप में वृद्धि। ये आपकी प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा हो गई है। तो परिभाषा भी आपने समझ ली। आप क्या कहते हो बच्चों, प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अच्छे से समझ में आया? यस, हमें मालूम है कि आया। तो प्रतिरोध ताप गुणांक की बात तो कर ली है हमने, और अब हमें बात करना है प्रतिरोध पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। यार 3 न्यूमेरिकल कर रहे हैं केवल, फिर वो प्रतिरोधों का संयोजन है ना, उस प्रतिरोधों के संयोजन में तो अनगिनती हैं। हाँ, गिनती नहीं लगा सकते, इतने प्रकार के हैं। देयर वेयर मैनी काइंड्स ऑफ
न्यूमेरिकल, सम आर इजी एंड सम आर वेरी टफ। टफ क्या होता है सर? टफ की परिभाषा तुम दे सकते हो, टफ की परिभाषा दे सकते हो, कठिन की परिभाषा दे सकते हो। ये कठिन की परिभाषा आपके लिए है, खुद के लिए होती है, पर्सनल के लिए होती है, समझ गए? यस, क्योंकि हमारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं तो कठिन हो जाती है कोई भी चीज। अब हम प्रतिरोध पे कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। कर रहे हैं सर? अड़ा नहीं रहा, कर रहे हैं। यस, हम कर रहे हैं और हमें पता है क्या है, R इज इक्वल टू रो L अपान ए। सरल सी चीज है, सादी सी सिंपल सी चीज है, परंतु यहाँ पे बच्चे एक गड़बड़ कर देते हैं। तो वो गड़बड़ क्या कर देते हैं, अपन वो गड़बड़ी दूर कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये जो L है ना, L, इसे क्या बोलते हैं? लंबाई कहते हैं। विशेष चीज बताई क्या हमने? ये नहीं, लंबाई कहते हैं, परंतु ये हमेशा कहाँ लिया जाता है? धारा की दिशा में। अब ये काम की चीज है, मतलब ये जो लंबाई ली जाती है वो सदैव धारा की दिशा में ली जाती है। यस, हाँ, धारा की दिशा में लेंगे लंबाई। और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सर नींद में भी बता सकते हैं, काट का क्षेत्रफल। नहीं, नींद में क्यों बताओगे आप, जग के क्यों नहीं बताओगे? और ये हमेशा कैसे लेते हैं? धारा की दिशा के लंबवत। ये धारा की दिशा के लंबवत लेते हैं। दो छोटी छोटी सी चीजें हैं, समझ लो ना बच्चों, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस, अब चलो चलो चलो, ये दोनों बातें अपन ने लिख दी हैं। अब हम बात करें, हमारे पास एक सिलेंडर है, बेलन है, और बेलन महाराज जो हैं उनकी त्रिज्या R है और उनकी लंबाई L है। धारा ये बह रही है, धारा ये बह रही है। ओके, आई इस तरफ बह रही है, तो देखो ना, ये क्षेत्रफल जो है इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि आप लोग बचपन से ही जानते हो। ये क्षेत्रफल आएगा, मतलब A बराबर क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। 9th क्लास में सब समझ चुके हो, सर्कल बन जाता है और सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और L तो L है ही यार, तो R बराबर हो जाएगा रो L अपान पाई आर स्क्वायर। ओके ओके सर, ऐसे ही सवाल करवा रहे हो आप, टाइम पास कर रहे हो हमारा? टाइम पास नहीं होता बेटा, टाइम यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज को हिंदुस्तानी लोग सदुपयोग कहते हैं। तो दूसरा करते हैं, देखो शायद कुछ अच्छा हो जाए, कोशिश तो करते हैं। भैया हमारे पास एक खोखला सिलेंडर है, ये है वो आपका खोखला सिलेंडर, आपका तो नहीं है परंतु है। एक से ये थोड़ा उधर छोटा बन गया तो बन जाए तो बड़ा कर दें, कर देते, क्या बिगड़ गया। और पता है ये जो सिलेंडर है ये खोखला है, हमने क्या ले लिया? खोखला बेलन। इसकी आंतरिक त्रिज्या हम मान लेते हैं R। आंतरिक त्रिज्या R क्यों मान लेते हैं? R1। और बाह्य त्रिज्या हम मान लेते हैं R2। बीच में खाली है, ये खोखला है, होलो है, इसकी लंबाई L है हमेशा की तरह। तो लंबाई हमने L मान ली है, खोखला है। यार खोखली जगह में से तो धारा नहीं बहेगी, धारा तो इतनी जगह में से बहेगी जितना सॉलिड है। यस, तो यही क्षेत्रफल ले पाएंगे हम, है ना? आपको क्या लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था हमने? हमने लिखा था आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या R1, बाह्य त्रिज्या क्या है? त्रिज्या, जा भी लिखते हैं ना, बराबर R2 है। तो पता है, इसे सामने से देखो आप, ये ऐसे बना लो, ये है केवल आपके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बस। ये वाली है R1 और ये वाली है R2, ये इसका केंद्र है O। धारा इसमें बह रही है इस दिशा में, तो ऊपर ऊपर से बहेगी, बीच के खोखली जगह में से तो कोई धारा बहने से रही। तो फिर सुनो, आपका ये वाला भाग जो है यहाँ पे धारा नहीं बहेगी, तो अपन एक काम करें,
यहां पे हम पाई r2 स्क्वायर कर दें, पूरा हो गया, ये पूरा क्षेत्रफल आ गया, ये पूरा क्षेत्रफल आ गया पाई r2 स्क्वायर में। इसे हटाना है ना, तो इसकी त्रिज्या r1 है, तो माइनस पाई r1 कर दो, हट गया, लो ये हो गया, निकल गया ना इसका, निकल गया ना इसका, यस, ये ही है हमारे पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। तो प्रतिरोध यदि निकालोगे तो रो लंबाई तो एल ही थी यार बच्चों, पाई कॉमन भी ले लो, r2 नहीं लिखोगे क्या यहाँ पे, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर पूरा पूरा r2 थी ना तज्जा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, ये r2 थी यार, मान लो यार, सॉरी यार थोड़ा सा लेट लिखा मैंने, समझ लो, यस 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 समझ लिया, ठीक है। तो ये हमारा खोखले बेलन का दूसरा वाला हो गया। यार एक अपन उसका भी कर लें, क्यूबाइट का। क्यूबाइट का मतलब पता क्या होता है, ये घनाभ, घनाभ की बात हमें और करनी है, चलो चित्र बना। तो बच्चों ये है वो घनाभ, घन नहीं है यार, घनाभ है, वो घन जैसा बन गया तो बन जान दो। ये वाली लंबाई x है, ये वाली लंबाई y है, और ये वाली लंबाई z है। उससे पहले अपन नाम दे देते हैं इसे a b c d e f g h, लो आठों कोनों को हमने नाम दे दिया। तो ये x है, तो जितनी भी ये लंबाई है ये सब x होंगी, हालांकि इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये भी x होगी। ओके ओके ओके, बाय के लिए लिखें, बाय काले से लिखते हैं समझ में आएगी। ये वाली लंबाई आपकी क्या है, बाय, तो ये भी बाय होगी, ये भी बाय होगी, ये भी बाय होगी, है ना, बाय नहीं बोलना चाहिए, है ना, बाय। ओके, ये जेड है, तो ये मैडम भी जेड होंगी, ये भी जेड होंगी, और ये भी जेड होंगी। ओके, बन गया हमारा घना। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम पहली एक धारा इधर से इधर बहा रहे हैं, समझिए, क्योंकि समझना ही हर समस्याओं का समाधान है। या क्या बात है यार सर, ये आपकी करंट इससे ये जा रही है I1 धारा, इस वाले सरफेस पे जा रही है, ठीक है। हमें मालूम है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, अरे यार रो इज इक्वल टू क्यों, आर इज इक्वल टू होता है ना रो एल अपान ए। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, I1 धारा के लिए, I1, यस I1 धारा के लिए, I1 धारा के लिए बात कर रहे हैं। तो इधर से जा रही है ये धारा इसमें, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो ये हो गया, इसकी लंबाई कितनी है बाई, चौड़ाई कितनी है जेड। यार I1 धारा के लिए अपने ए चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इसको यदि अपन सीधा बनाने की कोशिश करें तो ये एक बन जाएगा आयत, आयत, रेक्टेंगल। ओके, जेड और बाय, तो ये क्या हो जाएगा, बाय इंटू जेड, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये निकल गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अरे धारा के लंबवत तो लेते हैं ना, और पता है, और एल बराबर क्या होगा, एल 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 एल, ये जब चलेगी धारा तो ये पूरी लंबाई है ना, ये अंदर से जाएगी तो ये पूरी लंबाई है, धारा के समानांतर लेते हैं लंबाई को, यस। तो एल इज इक्वल टू एक्स हो गया, इस वाले में फार्मूले में रख दो, तो R1 बराबर रो एक्स अपान बाय जेड, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखो देखो देखो, अब अपन ये करते हैं कि धारा को इधर से भेजते हैं, ये धारा है I2, ये इस सतह पे जा रही है, इसकी दिशा बदल गई है धारा के, देखो तो यार ये वाला क्षेत्रफल आएगा अब इसमें, यही तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, धारा के लंबवत लेते हैं। अब हम बात काय के लिए कर रहे हैं, बात कर रहे हैं I2 धारा के लिए, I2 धारा के लिए। तो इसमें A इज इक्वल टू कितना होगा, देखो लंबाई x, चौड़ाई z, सीधा लिख देना इस बार तो x z, और L बराबर देखो कितना होगा, ये पूरी x लंबाई चलेगी। तो पता है यहाँ पे लंबाई कितनी हो गई, अच्छा नहीं सॉरी, ये x थोड़ी है, ये y है, ये वाली लंबाई y है भैया, x नहीं है। तो L इज इक्वल टू y, तो R2 बराबर हो जाएगा रो
बाय अपान एक्स जेड। जब धारा इधर बहाएंगे तो अलग प्रतिरोध होगा, जब ऊपर से नीचे बहाएंगे तो अलग प्रतिरोध होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? घनाभ की, घन की नहीं कर रहे हैं, क्यूब की नहीं कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और अब हम एक और तीसरी धारा लेते हैं। तीसरी धारा यहां से अंदर जा रही है, अंदर इस वाली सतह से अंदर जा रही है, इधर से अंदर जा रही है। मतलब ये आप देखो जरा, ये है, इधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ये घनाभ ही है, यस फिजिक्स है पर घनाभ है, ये अंदर की तरफ जा रही है। तो यार हम ऐसा लिख देते हैं कि वो धारा अंदर जा रही है, वो I3 है, इसके अंदर की तरफ जा रही है। तो I3 धारा के लिए, I3 धारा के लिए। तो बच्चों ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल x इंटू बाय। तो a बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू बाय। और l बराबर भी तो बताओ क्या होगा? अंदर जाएगी तो z, तो ये हो गया z। तो इसी में फिर मान रख दो, तो R3 बराबर हो जाएगा रो z अपान x बाय हर सतह से, हर फेस से जाने वाली धाराएं हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। और ये कुछ सामान्य से न्यूमेरिकल थे। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन की। चलो इसे तो मिटाते हैं। और अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी बड़े न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है। और न्यूमेरिकल वाले टॉपिकों को तो आपको अच्छे से समझना ही चाहिए। ये भी मिटा देते हैं, इधर से ये भी मिटा दें, जबरन लिखा हुआ है यार। अपन इधर हेडिंग डाल लेंगे ना, क्या हम दोबारा नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रतिरोधों के संयोजन की, एडिशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। एडिशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की जरूरत क्या पड़ती है यार? हमारे पास 2 3 4 छोटे छोटे प्रतिरोध हैं, हमें एक बड़ा प्रतिरोध चाहिए, तो जोड़ दो ना उन्हें यार। पर प्रॉब्लम क्या जाती है कि कैसे जोड़ दें, जोड़ें कैसे? क्योंकि संयोजन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का नहीं, 3 प्रकार का होता है, परंतु हम 2 की बात करेंगे, 2 से 3 अपने आप हो जाएंगे। यस, वो कहते हैं ना, 1 रुपए की 2 और 2 रुपए की 3। उनने कहा केले कैसे दिए हैं? उनने कहा 2 रुपए के 3 और 1 रुपए का 1। ऐसा कर देते हैं ना, अपन 2 निकालेंगे और 3 का तो अपन मन से ही पता कर लेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन इसलिए करते हैं, कई बार हमारे पास जो प्रतिरोध होते हैं हमें उनसे कम या ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास नए प्रतिरोध नहीं होते, तो हम उन्हीं प्रतिरोधों को आपस में संयोजित करके उनका प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कम या ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। और हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये पहला अपन लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा वाला हमारे पास है, वो है समांतर पैरेलल ऑर्डर, समांतर क्रम संयोजन। अब जो बातें हैं, कुछ बुनियादी बातें हैं, उन्हें अभी समझ लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। जब मिश्रित संयोजन वो देते हैं ना, तो ये जो बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसे ध्यान से समझना बच्चों। देखो जरा यहाँ से, ये है हमारा प्रतिरोध, तो ऐसे बनाते हैं, आपको पता है। ये तो आपने 10th में ही पता कर लिया था, और भी लगे हुए हैं इसमें। इसका प्रतिरोध है R1, इसका R2 है, इसका R3 है। बाहर से कोई विभवांतर आरोपित करके इसमें हमने धारा प्रवाहित की है I। ये श्रेणी क्रम संयोजन है, एक के बाद एक सब जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे समानांतर क्रम संयोजन की। देखो जरा, अब आपका ये है एक प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया, और भी आप ऐसे बहुत से जोड़ सकते हो। ये आपका ए सिरा मान लो, सिरा तो मानना पड़ेगा ना, और ये आपका बी मान लो। इसमें हमने मान लिया है ए और ये मान लिया है बी।
इसका R1 हो गया, इसका R2 हो गया, R3 हो गया, जुड़ते चले जाएंगे और ऐसे करके कुल कितने प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे वो n मान लेते हैं। अनगिनती मान लो यार, जो तुम्हारी इच्छा है वो मान लो। इन दोनों में अंतर समझो जरा। देखो इसमें पूरे प्रतिरोधों का एक सिरा एक ही बिंदु पे आया है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे गया है। ये सबसे काम की बात है, ये क्लू है, खजाने की खोज का क्लू है ये, कि समांतर क्रम कब होते हैं। क्योंकि कई जगह आपको समझ में नहीं आएगा कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो वहां आपको ये क्लू काम देगा कि यदि प्रतिरोधों का एक सिरा एक ही बिंदु पर आया है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर गया है, समानांतर क्रम है, जबकि श्रेणी क्रम में हर प्रतिरोध अलग अलग जुड़े हुए हैं। मतलब एक ही बिंदु पे किसी का सिरा नहीं आया, पहले का है तो दूसरे का इससे जुड़ा है, तीसरे का इससे जुड़ा है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। पता है इसका विभव V1, इसका V2, इसका V3, सिरा अलग अलग है ना, तो सबके विभव भी अलग अलग होंगे। और पता है यहां से ये जो धारा जा रही है ना वो I जा रही है, तो ऊपर पहुंचेगी I1, यहाँ जाएगी I2 और यहाँ जाएगी I3। क्यों भैया, 3 रास्ते मिल रहे हैं, 3 क्या n रास्ते मिल रहे हैं, तो वो एनों में सब में जाएगी थोड़ी थोड़ी। प्रसाद बंटता तो सबको देते हैं, बेईमानी तो कभी प्रसाद बंटने में की नहीं जाती है ना, तो बेईमानी क्यों। ओके ठीक है। अब ये अब जो और इम्पोर्टेंट बात है, इसका ये सभी 2 ही सिरों पर हैं, तो इनका जो विभवांतर होगा वो भी ही होगा, क्योंकि सभी एक ही बिंदु पे आ गए हैं। और एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 2 ही बिंदु हैं। इसे एको तरीके से बनाए, हम मिटा देंगे फिर उसे, इसे ऐसे भी बनाते हैं। हाँ नहीं तो आप बोलोगे ये कोई अलग नहीं है, बस ये तो इधर I1 गई, इधर I2 गई और इधर I3 गई, सबके सिरे यहाँ आ गए। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, दूसरे आ गए, तो विभवांतर सबका भी रहेगा ना, सबके सिरे भी सेम है। एक ही सिरे पे अलग अलग विभवांतर कैसे हो सकता है यार। हाँ, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। अच्छा तुम लोग बातें कर ही नहीं पाते हो, तुम लोग तो यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो ना, अपने मोबाइल पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो कैसी बातें करते नहीं करते। हाँ हमें पता है आप लोग वैसी बातें नहीं करते जैसी बातें हम करते हैं। चलो देखो जरा, यहाँ पे इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो कुल विभव निकाल लें अपन। कुल विभव V is equal to V1 plus V2 plus V3 up to Vn। इसमें कौन बटा है, धारा बटी है, तो अपन कुल धारा निकालेंगे। इसमें विभव तो एक ही है ना, जब एक ही है तो उसे क्या बांटोगे, I is equal to I1 plus I2 plus I3 plus 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 In। ओके ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। हमें मालूम है कि V is equal to IR होता है, और ये कौन ने बोला, ये ओम्स ने बोला है। चलो सुनना और समझना, V की जगह IR रखेंगे। कुल प्रतिरोध है ये R यहाँ पे क्या है, कुल प्रतिरोध, संयोजन का प्रतिरोध, बराबर V1 ये है, प्रतिरोध कितना R1, धारा कितनी है I, ये हो जाएगा IR1। समझ रहे हैं ना बात, यह समझा रहे हैं समझ लो, नहीं तो डांट के भी समझा सकते हैं। सर क्या बंतर पड़ता है सर, V2 ये हो जाएगा I, प्रतिरोध कितना है R2, क्योंकि करंट तो सब में आई जा रही है। V3 के लिए लिखेंगे तो I R3 अप टू N। यहां देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। हमें मालूम है कि V is equal to IR होता है, तो I is equal to क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। I की वैल्यू रखना है, इस I की जगह अपन रखेंगे V अपान R, कुल प्रतिरोध है। I1 धारा है, प्रतिरोध R1 है, परंतु विभव तो V है, विभव तो V है क्योंकि एक ही बिंदु से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा V अपान R1। इसके लिए V अपान I2 की जगह लिखना ना, V अपान R2, इसके लिए V अपान R3 प्लस 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 प्लस। इसमें से I कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन होता है उसे कॉमन ले लेना चाहिए, तो हमने उसे कॉमन ले लिया है,
तो यहां पे हो जाएगा आई आर बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू आई से आई कैंसिल, R बराबर हो गए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस प्लस। अरे यार देखो तो, जब हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर हो गया, यानी कि प्रतिरोध बढ़ गया। अरे हां, श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या बात है सर, प्रतिरोध बढ़ाना होगा तो कौन सा क्रम उपयोग में कर लाओगे? श्रेणी क्रम में। तो हम क्या बोलेंगे? कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि कुल प्रतिरोध अलग अलग अब हमको हो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्था के बाद बोलना चाहिए। अर्थात कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर हो जाता है, नहीं कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहां की बात करो, अब समांतर क्रम संयोजन की बात करें। देखो V अपान R, सब में से V कॉमन ले लिया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस प्लस प्लस, इस V से ये V कैंसिल, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस प्लस प्लस, यानी कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यहां लिख दें जगह है तो, समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोधों का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात, अभी अर्थात क्या है ये तो आप समझे ही नहीं होगे। व्युत्क्रम आ रहा है, कम हो जाता है, यानी कि यदि हमें प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें, यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। समझ लो, लिख लो, हाँ गुन लो, मनन कर लो, चिंतन कर लो। अर्थात, अच्छा सिद्ध कर देंगे अभी हम, कुल प्रतिरोध कम हो जाता है, कम हो जाता है। ओ माझी रे अपना के ना, सर क्या गा रहे हो आप? नहीं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं हम। तो जब हम समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। मतलब यदि हमारे पास बहुत से प्रतिरोध हैं और हमें थोड़े कम प्रतिरोध की जरूरत है तो हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और हमारे पास बहुत से प्रतिरोध हैं और हमें ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत है तो हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। समझ गए आप ये बात? यस, ये बात आप समझ चुके हो। तो श्रेणी क्रम में ये होता है, समांतर क्रम में होता है। और एक बात यदि किसी को नहीं बताएं तो मैं याद दिला दूं, क्यों तुमने संधारित्रों का समूहन नहीं पढ़ा? वहां उल्टा होता है, संधारित्र में उल्टा होता है। वहां श्रेणी क्रम में ये आता है उल्टा 1/c वाला, और इस क्रम में ये आता है C बराबर C1 प्लस C2, उल्टा होता है। याद रखना संधारित्रों वाली बात। तो अपन देखते हैं यार ये कम कैसे हो रहा है, और पता और भी कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेगी
वो चीज़ें क्या हैं, दो चार से सिंपल से न्यूमेरिकल कर लें। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, आपको बता रहे हैं कि बहुत ही सादे से सिंपल से न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और फिर बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी करेंगे। और हम बताएं, हम एक बात और बताएं तुम्हें, प्रतिरोधों का संयोजन तो हमने पढ़ ही लिया है, हम यहाँ पे एक विशेष चीज़ भी पढ़ेंगे, परंतु अभी नहीं, आगे के लेक्चर में। उसे स्टार डेल्टा कन्वर्सन बोलते हैं। स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार बनाना, और ये केवल प्रतियोगिता परीक्षाओं के काम का है बस, परंतु हम तो करेंगे क्योंकि करना चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज तो लेनी चाहिए। परंतु अभी तो अपन सिंपल से कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सादे सादे, ठीक। तो देखो, एक बहुत ही सिंपल, कभी नहीं आएगा सर कर क्यों रहा है, शुरुआत तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना बच्चों, छोटे से। ये प्रतिरोध है 2 ओम, ये प्रतिरोध है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, और ए और बी के बीच के बोले कुल प्रतिरोध बताओ। अब एक और बात बता दें, जब हम प्रतिरोधों के ऐसे सर्किट को सॉल्व करते हैं तो नाट गठाने लगती है ना किसी चीज़ में, जैसे गठान खोलते हैं वैसे ही ये खोलते हैं। तो गठान आपको पता है, यदि दूसरे नंबर पे कोई गठान लगी है तो वो दूसरे नंबर पे खुलेगी, तीसरे नंबर पे नहीं जा सकती बच्चों। तो ये बात जरा ध्यान रखना आप अपने। तो हम सबसे पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे, दिख रहा ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। ये आपका कौन सा क्रम है, ये आपका श्रेणी क्रम है। और ये दोनों भी यहाँ पे नीचे अलग से श्रेणी क्रम में लगे हैं, ये अलग अलग श्रेणी क्रम है, इन्हें हम अलग अलग ही सॉल्व कर दें तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4 = R। ऊपर लिख दो, ए तो ये लिखा ही है, ऊपर वाला इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कुल प्रतिरोध 4 ओम आ गया। 1 और 1 2, इसका भी नीचे भी 4 हो जाएगा। ये देखो अपन ने ये 2 गांठें ठीक कर ली हैं। अब 2 प्रतिरोध बचे, और ये कैसे लगे देखो ना, दोनों के सिरे एक ही बिंदु पर आए हैं। इधर बी के मोहल्ले वाले लिखेंगे, लिख सकते हैं, सामाजिकता की बात है। ये दोनों समांतर क्रम में हैं, और ये भी 4 ओम, ये 2 ओम आया है बच्चों, या 2 ओम, 1 और 1 2 ओम, 2 ओम। अब आप देखो, ये दोनों समांतर क्रम में, तो 1/R = 1/4 + 1/2, तो 1/R = 4 लघुत्तम ले लिया, तो 1 + 2 = 3/4। 1/R आया। अधिकतर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यही आंसर दे देते हैं, आपको R लाना पड़ेगा, उल्टा करो, R 4/3 ओम। ये हमारा कुल प्रतिरोध आ गया है। अब एक और सिंपल सा मजाक वाला, एक और, फिर थोड़ा अच्छा करेंगे, है ना। अभी एक मजाक वाला और करते हैं, देखो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े थोड़े से आगे बढ़ते चले जाएंगे, अच्छे अच्छे करते चले जाएंगे, ओके। अब आप देखिए, हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध ये 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 है बस। सर प्रतिरोध सुन सुन के पक गए सर। 2 ओम, 2 ओम, सबके 2 ओम मान लो यार, अपन तो कसम खा के लिख देते हैं 2 ओम। देखो, ये एक जाल ये हो गया, पहले एक गठान ये सुलझाएंगे, फिर एक गठान ये सुलझाएंगे, जहां पे जंक्शन आ जाता वहां से आगे नहीं बढ़ते। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों कैसे हैं, दोनों तो श्रेणी क्रम में हैं, ये श्रेणी क्रम है सब, ये श्रेणी क्रम, ये दोनों भी आपस में। आप इसके सामने नहीं, यहाँ पे जंक्शन आ गया ना, चौराहे पे रुक जाना चाहिए, आगे की रास्ता पता नहीं हो तो गलत दिशा में जाने से फायदा क्या है। यस, ये श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। सबसे पहले इन सबको, इन दो को एक में बदलो, इन दो को एक में बदलो, बदल रहा है। ये लिखा, ए लिखा, ऊपर वाले की बात की, 2 और 2 4 ओम,
यस, ये 4 ओम हो गया। नीचे वाले की बात की 2 और 2 4 ओम, ओके 4 ओम लिख दिया, ऐसे कर दिया। अब ऐसे लिख सकते हैं, ये कनेक्शन है यार। वायर को थोड़ा सा टेढ़ा या आड़ा कर देते तो कोई अंतर नहीं पड़ता है बच्चों, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गए 4 ओम, ये अलग है 4 ओम, परंतु जुड़ा है, ये भी आपका क्या हो गया 4 ओम। इसका ये चित्र बन गया, ये हो गया बी। ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में। सबको एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि बीच से जुड़ा है। इसको सॉल्व करो। ये कैसा है समांतर क्रम में, तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो r बराबर 2 ओम। इसका पूरे का 2 ओम आ गया। लिखो, एक में बदल गया 2 ओम, अपन ने सुलझा लिया है उसे, ये ए आ गया 2 ओम, इसका भी 2 ओम हो जाएगा, सेम है ना, तो ये 2 ओम। अब देखो यार, फिर ये सीरीज में मिल गया, श्रेणी क्रम में मिल गया, 2 और 2 4 ओम, तो r बराबर कितना हो गया 4 ओम। यस यस, आ गया ना समझ में। अच्छा, ये वायरिंग के कारण आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए भी जरा एक न्यूमेरिकल, एक नहीं 3 करेंगे, 3 नहीं 4 करेंगे। अरे सर करो तो, आप 3 4 और 5 कर रहे हो, टाइम बेस्ट कर रहे हो। क्या बात है यार, टाइम को तुम लोग बहुत कीमती समझते हो, ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। और सर आप टाइम पास करते हो, ये आपकी बहुत बुरी बात है। चलो मान लिया भैया, गलती तो गलती होती है। चलो ये वाला देखो जरा, एक अच्छा सा देखो, ये किया हमने, ये एक रेजिस्टेंस हमने ये लगाया, ये रेजिस्टेंस हमने ये लगाया, ये करके यहाँ पे ए लिख दिया और ये कर दिया है हमने बी। सर ये तो सिंपल है, अभी सिंपल नहीं है बच्चों मेरे। एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया और एक ये लगाया, ये हो गया। सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है, सबका एक से ही मान लें, कोई जरूरी नहीं है कि एक से ही रहता हो। 1 ओम 1 ओम। अब उन्होंने बोला कि आर ए बी इज इक्वल टू कितना। अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि समानांतर क्रम में जुड़े हैं, हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं यार। देखो तो ये वायर यहां से यहां तक गैस में कोई प्रतिरोध नहीं है, यदि हम इसे क्या करें, इस वाले को यहीं जोड़ दें तो इतना इधर खींच के कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्रतिरोध नहीं है ना। डायग्राम बना लो, क्योंकि इस डायग्राम को हम बिगाड़ने वाले हैं बियाल। तो यार अपन इसे ऐसा कर देना, इसे अपन इसी से जुड़ा मान लें, ऐसे ये वाला भी आप इसे ऐसा जुड़ा मान लो। ये यहाँ जुड़ा है, इसे घसीट के यहाँ ले आओ, घसीटा मारो, ये आ गया स्लाइड करते हुए, और इसे भी स्लाइड करके यहाँ ले आ लो। अब तो टेंशन खत्म हो गया ना, ये दोनों समानांतर क्रम में हैं, ये दोनों समांतर क्रम में, इन्हें सॉल्व करो तो 1 ओम है। 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, तो r बराबर 1/2 ओम। इसका भी 1/2 ओम, इसका भी। हम फिर से डायग्राम बनाएंगे, ऊपर वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, इसलिए ऊपर वालों को वैसे ही लिखा जाएगा 1 ओम 1 ओम। ये हो गया आपका नीचे, इन दोनों का कितना आ गया 1/2 ओम। हैंडराइटिंग सही दिख रही ना आपको। और इन दोनों को भी सॉल्व किया तो ये भी आ गया आपका 1/2 ओम। समझ गए ना आप। तो कई बार वो लोग ऐसी कोशिश कर देते हैं, और उनकी ये कोशिश हमेशा ही रहती है बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की। हाँ यार, पता नहीं ये टीचर ऐसी कोशिश क्यों करते हैं कि बच्चा उलझ जाए। बहुत ही यार गलत बात है ये। अब सुनो, ये पॉइंट ए और बी कौन लिखेगा? यस, मोहल्ले वाले। ये दोनों को एक करो, ये गड़बड़ करा। 1/2 श्रेणी क्रम में है, जुड़ जाएंगे तो 1 ओम हो जाएगा। तो एक और बना लो यार, आलसीपन मत करो। ये आपका हो गया कितना 1 ओम। 1/2 और 1/2 भी आपका कितना हो गया 1 ओम। नीचे वाला आपका कितना हो गया 1 ओम। और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब 3 समानांतर क्रम में मिल गए हैं आपके, सब टेंशन खत्म हो गए हैं। तो आर ए बी निकलेगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 3। तो आर ए बी इज इक्वल टू 1/r ए बी निकलेगा। सर गलत क्यों करते हो सर? व्युत्क्रम निकलता है यार, जब समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं तो यार व्युत्क्रम निकलता है यार।
आर ए बी बराबर कितना होगा, आर ए बी बराबर हो जाएगा 1/3 ओम। यस यस और यस। अभी तो अपन ने और भी करना है, हम तो अभी नहीं रुकेंगे यहाँ पे। हमने बोला है कि प्रतिरोधों के संयोजन में बड़े विचित्र विचित्र भी होते हैं, तो अपन विचित्र भी करेंगे। अभी तो अपन नॉर्मल करते हैं। अब जरा देखो, ऐसा दिया है उन्होंने, कैसा दिया है उन्होंने सर, हम दो एक साथ कर रहे हैं। हाँ भैया, अपन दो एक साथ कर रहे हैं, अपन नहीं मानेंगे, हम तो दो ही करेंगे बस। ये गोला बना, एक प्रतिरोध यहां लगा दिया, एक प्रतिरोध यहां लगा दिया, सबका 1 ओम है, 1 ओम ही लिख देते हैं यार, 1 ओम। इस पॉइंट को ए बोल दिया और इस पॉइंट को बी बोल दिया। चलो जैसी प्रभु की इच्छा। एक और बनाएंगे, प्रभु की इच्छा भी है कि प्रभु एक और बनाओ। तो एक प्रतिरोध ये बना दिया, सर फोटोकॉपी बना रहे हो, एक प्रतिरोध ये बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ए लिख दिया, और यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध लगा के बी लिख दिया। लो भैया, दोनों बहुत ही अलग अलग हैं, बहुत ही अलग अलग हैं। देखने में थोड़े से एक से लग रहे हैं, परंतु सच्चाई तो जा है बच्चों कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चित्र हैं। अब देखो जरा, आप समझो, अपन सिंपल सी और सरल हैं, पता सरल, इससे भी जा। सर सरल सरल कह रहे हो, दिख तो नहीं रहे। देखो पूरे प्रतिरोधों के एक सिरे ए पे आए हैं कि नहीं, ये चारों के एक सिरा ए पे जुड़ा है। ए बनाओ, एक प्रतिरोध ये जोड़ दो, एक प्रतिरोध ये जोड़ दो, एक प्रतिरोध ये जोड़ दो, एक और है, एक और जोड़ दो, चारों के एक एक ए से जोड़ दिए। अब यार देखो, ये वाला यहाँ से बी से कनेक्ट हो गया, ये भी बी से कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्शन है, ये बाहर हैं यार, कनेक्ट हैं, सब बी से कनेक्टेड हैं, तो टेंशन ही नहीं है, सबको बी से जोड़ दो। लो भैया, 1 ओम। ये सब कैसे हैं, ये सब के सब समांतर क्रम में है, टेंशन ही खत्म हो गया। तत्सरल सा न्यूमेरिकल यार, इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हो, इसमें ही डर जाते हो तुम लोग, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो अब आप देखिए, तो 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 4। ये 1 होता है रे, तो r बराबर हो जाएगा 1/4 ओम। टोटल प्रतिरोध आ गया। इसकी बात करो, अब करो। तीनों प्रतिरोध ए से जुड़े हैं, ए बनाओ, 3 को जोड़ दो। हाँ 3 जुड़े हैं, बस देखो ना, दिख रहा है आपको, आंखें आपकी सही हैं, और जिनकी सही नहीं है उनने चश्मा लगा के रखा होगा हमारे जैसा। तीनों ए से जुड़े हैं, और इन तीनों के दूसरे सिरे इससे जुड़े हैं, और इससे एक प्रतिरोध जुड़ा है, यहां जुड़े हैं, और इससे एक प्रतिरोध जुड़ा है, और यहां लिखा है बी। देखो ना, सबके एक सिरे यहां जुड़े हैं तीनों के, और फिर उससे एक प्रतिरोध जुड़ के बी लिखा, तीनों के सिरे इस पॉइंट पे आ गए, और एक प्रतिरोध इस पॉइंट को आप मान लो, तो तीनों के एक सिरे ओ से जुड़े हैं, ओ से प्रतिरोध जुड़ा, प्रतिरोध बी से जुड़ा, और ये बिंदु तो ए था। यस यस, अब आपको समझ में आया, ये सब 1 ओम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और ओम बोलते हुए आप खाना खा के दिए आए होते हो ना, ओम ऐसे भी बोल सकते हो। पहले इन तीनों को एक में करो, सब समानता क्रम में, तो अपन AO के लिए निकाल रहे हैं, RAO 1/r AO 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 3, तो RAO इज इक्वल टू 1/3 ओम। बना दो एक और डायग्राम, ये बन गया 1/3 ओम, और ये कितना 1 ओम, और ये है बी, और ये है ई, श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर हो जाएगा। यार हमेशा ये करते आए हैं, तो अभी भी अपन वही कर लेते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/3 ओम प्लस ओम, R बराबर हो जाएगा 3 लघुत्तम आ गया, 1 ओम है ना, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 ओम। समझ में आए? एक और करेंगे अभी तो, यस अभी तो अपन एक और करेंगे यार, एक और कर लो, उससे तुम्हें पता लगेगा धारा का चरित्र। चरित्र पता करते हैं, धारा का चरित्र।
पता जो धारा है ना, वो बिल्कुल वैसे बहती है जैसे कि पानी बहता है। यस, पानी के जैसे बहती है। पानी को जिधर ढाल मिलता है पानी उधर बह जाता है। बारिश होती है यार, आपके घरों के सामने पानी आता है, वो बहता चला जाता है, जिधर डालो उधर ही बहता है। कभी नीचे से ऊपर आया नहीं, वो हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। धारा के मार्ग में रुकावटें आई तो धारा बाईपास कर देती। पानी के मार्ग में एक पत्थर रख दिया तो बगल से निकलने लगेगा पानी, पत्थर के ऊपर से नहीं जाएगा। हाँ, ऐसे समझो तो ये समझ में आएगा आपको। देखो, आपके पास 3 प्रतिरोध हैं। ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। तीनों प्रतिरोध हैं 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। तीनों प्रतिरोध 1-1 ओम के हैं। तो सर ये तो श्रेणी क्रम में हो गया, तीनों में आंसर आ गया। परंतु यहां से एक वायर जुड़ा है यहां और एक वायर यहां से जुड़ा है यहां। अब बताओ आर ए बी इज इक्वल टू कितना? सर वायर जुड़ने से क्या होता है? सर होता है, वायर जुड़ने से होता है, क्योंकि धारा वो ही मार्ग अपनाती है जो स्लोप वाला हो। जब यहां से धारा जाएगी इधर से होते हुए इधर चली जाएगी, ये प्रतिरोधों की तरफ क्यों जाएगी? प्रतिरोध मतलब पत्थर, धारा मतलब पानी, वो पत्थरों के बगल से निकल जाएगी कि नहीं? यस। तो पता है ये वाला एक प्रतिरोध ए से जुड़ा है, अपन ने यहां पे ए बना लिया, और ये वाला प्रतिरोध अपन एक्स मान लेते हैं। तो ये प्रतिरोध एक्स ए से जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा इधर नहीं, यहां से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है बी से। ये वाला मार्ग सुविधाजनक है तो बी से, यानी दूसरा सिरा तो इसका चला गया है बी पे। समझ लो यार ना, समझ लो। पहला सिरा जुड़ा है ए से, दूसरा सिरा यहां से होते हुए सीधा चला गया है बी पे। ये एक्स जो कि 1 ओम का था, तो ठीक है 1 ओम लिख दिया हमने। अब आप देखिए बीच वाले का एक सिरा इधर से आके ए से जुड़ा है। बीच वाला मतलब बाय मान लेते हैं। ये जो प्रतिरोध है वो बाय है। एक सिरा तो इधर से होके जुड़ गया ए से, दूसरा सिरा इधर से होके जुड़ गया बी से। लो, बीच वाले भैया की भी यही बात हो गई। इसकी बात करो, एक सिरा जुड़ा है बी से, जोड़ो। एक सिरा जुड़ा है बी से, दूसरा सिरा इधर से आके इधर ए से जुड़ गया, दूसरा सिरा ए से जुड़ गया। भैया ये तीनों समांतर क्रम में हो गए हैं, ये तीनों समांतर क्रम में हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? और अब हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/r AB इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो 1/r AB इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो R A B इज इक्वल टू 1/3 ओम। अभी हमने प्रतिरोधों के बहुत ही सिंपल से, सादे से, अच्छे से न्यूमेरिकल किए हैं। हमें बहुत से न्यूमेरिकल करना है प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित, तो करेंगे। आगे भी लेक्चर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।